Hey guys, welcome to the channel Chemistry Wale Chacha. So today we are going to have this second lecture for the structure of atom, and in this chapter in this series, so today we are going to study about Rutherford's alpha particle scattering experiment, and based on that Rutherford's atomic model, and then we will discuss some terms like isotopes, isobars, isotones, isoelectronic species, and towards the end we will take some examples and numerical problems from NCERT textbook for class 11th. So let's start. So Rutherford's alpha particles scattering experiment. जब ये सारे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट और थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और ये सारी चीज़ें आ रही थी, उसी टाइम पीरियड में एक और फिनोमिनन डिस्कवर्ड हुआ था, दैट वाज रेडियो एक्टिविटी. और रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम सर्टेन एलिमेंट्स. तो कुछ एलिमेंट्स के एटम्स जिनका अनयूजुअल एटॉमिक मास होता है, जिनकी हैवी न्यूक्लियाई होती हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन 14 आपके पास हो गया, या यूरेनियम के कुछ आइसोटोप्स हो गए, या जैसे यूरेनियम 292 वगैरह. तो इनमें इनकी जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होती है. आप क्लास 12 में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी एक रेशो है n/p रेशो, एंड व्हेन दैट n/p रेशो इज लार्जर देन ए थ्रेशोल्ड वैल्यू, सो इन दैट केस दैट न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल. और खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होती है और उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं. तो अल्फ़ा पार्टिकल्स उसमें आ सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स उसमें से आ सकते हैं, और गामा रेडिएशंस उसमें से निकलती हैं. तो अल्फ़ा और बीटा ये आपके पास पार्टिकल्स हैं और गामा आपके पास रेडिएशंस हैं. तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये बीटा पार्टिकल्स जब दूसरे किसी एटम्स की न्यूक्लियस पर टकराते हैं तो एक नई तरह की रिएक्शंस वहाँ पर होती है, जिनको आप न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं. तो जैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें आउटर पार्ट ऑफ द एटम कंबाइंस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जो आपने क्लास 10 में पीछे पढ़ी भी होंगी. न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूज़न है. तो इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हुआ करती हैं जिनसे नए नए अलग तरह के न्यूक्लियस बनेंगे. और ये एक फ़र्क है केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस में, कि केमिकल रिएक्शंस में एटम्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, ओनली इलेक्ट्रॉन्स वो या तो ट्रांसफ़र होते हैं या वो शेयर्ड होते हैं. जबकि न्यूक्लियर रिएक्शंस की यदि आप बात करेंगे, देन कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस चेंजेस, और जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होगा तो एक अलग एलिमेंट वहाँ पर होगा. सो उस टाइम पीरियड में रेडियो एक्टिविटी का पता चल रहा था, और साइंटिस्ट जो हैं वो इन अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स वगैरह का यूज़ करके, एक्सरेज वगैरह का यूज़ करके मैटर की नई नई प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे थे. तो ऐसा ही कुछ एक एक्सपेरिमेंट चला जो रदरफोर्ड और उसके दो स्टूडेंट्स ने मिलकर किया. सो ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स वॉज डायरेक्टेड एट ए थिन फॉइल. और फॉइल की जो थिकनेस थी दैट वॉज अराउंड 0.00004 सेंटीमीटर. गोल्ड फॉइल इन्होंने ली. तो गोल्ड आपने पढ़ा होगा, गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स. सो बड़ी थिन उसकी फॉइल्स बन सकती हैं. और दूसरी बात यह कि गोल्ड का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ क्वाइट हाई, एंड एटॉमिक नंबर है दैट इज़ क्वाइट हाई. उसका भी फैक्ट देखेंगे आगे. So this thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it, and whenever an alpha particle struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. तो थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, एंड सपोज उस रेडियो एक्टिव सोर्स को आपने यहाँ एक कैविटी में रख दिया. लेड वगैरह की कोई कैविटी हो सकती है जिससे कि रेडिएशंस का इम्पैक्ट आसपास ना हो, वो सेफ है. अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से चलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम निकल के आती है, और ये आपकी गोल्ड फॉइल है.
दिस इज गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल के आसपास इधर इन्होंने जो है एक ये सर्कुलर स्क्रीन रखा है, और इस स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। सो दिस इज योर स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर यहाँ ये ZnS जिंक सल्फाइड की कोटिंग। जिंक सल्फाइड की खास बात है कि इसके ऊपर कैथोड रेज यदि स्ट्राइक कर रही है या एनोड रेज यदि स्ट्राइक कर रही है या ये अल्फा पार्टिकल्स यदि इस पर टकराते हैं तो वहाँ पर एक लाइट प्रोड्यूस होगी जिस पॉइंट पर वो पार्टिकल टकरा के अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। तो ऐसा देखने में आया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जब इस फाइल में से, और ये थिन फाइल है, तो अल्फा पार्टिकल्स ईजिली इसमें से पास हो पा रहे हैं, और पास होने के बाद कोई अल्फा पार्टिकल सपोज इस पॉइंट पे टकराता है तो यहाँ पर एक लाइट का स्पॉट बनेगा, कोई पास होने के बाद इधर टकराता है तो यहाँ पर लाइट का एक स्पॉट बनेगा, कोई इसमें से पास होने के बाद इधर कहीं पर टकराता है, इट स्ट्राइक्स हियर, तो यहाँ पर एक लाइट का स्पॉट बनेगा। तो रेडियो एक्टिव सोर्स में से अल्फा पार्टिकल की बीम निकल के आई, एक थिन गोल्ड फॉइल उनके रास्ते में है, उसमें से ये अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए, और जब इसमें से गुजर कर ये ऐसे इस सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर कहीं पर भी स्ट्राइक कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्राइट लाइट जो है, लाइट के फ्लैश वहाँ पर बनेंगे। तो ये दे ऑब्जर्व कि कहाँ कहाँ पर वो फ्लैशेस बन रहे हैं, कितने कितने फ्लैशेस बन रहे हैं, कितने एंगल्स पर ये सारे बन रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी और इससे कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इस गोल्ड फॉइल में से सीधे अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। अब मान लो इस गोल्ड फाइल को हम बड़ा करके देखते हैं तो गोल्ड फाइल में क्या होगा, गोल्ड फाइल में एटम्स होंगे, गोल्ड के एटम्स होंगे, इस तरह से होंगे गोल्ड के एटम्स। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे जस्ट पास्ड स्ट्रेट, ऐसे निकल गया स्ट्रेट, कोई ऐसे निकल गया स्ट्रेट, कोई ऐसे निकल गया स्ट्रेट। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, कोई था ही नहीं वहाँ पर उनको रोकने के लिए। एटम जो है वो बिल्कुल खाली खाली सा है, अल्फा पार्टिकल्स सीधे वहाँ से जैसे आ रहे स्ट्रेट लाइन में चले गए, उनको कोई रोकने के लिए था नहीं। सेकेंड, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, हल्के हल्के एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कोई ऐसे आया ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम की न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल और कुछ भी नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 4, एटॉमिक नंबर है 2। तो इसमें बेसिकली 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी चीज़ को अपने अल्फा पार्टिकल का है। तो एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसा देखने में आया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। तो इससे पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। कैसे कि इससे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल में थॉमसन भाई साहब कहते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड द एटम। लेकिन यहाँ हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अलग है कि कुछ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो वो स्ट्रेट जा रहे हैं, उनको किसी ने रोका नहीं। उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, गोल्ड की न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो उसके रास्ते में कहीं पर आसपास आए नहीं गोल्ड की न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल्स को किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल फेस नहीं करना पड़ा और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते चले गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिपेल हुए। इसका मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे रहे होंगे जो उस एटम की न्यूक्लियस के थोड़ा नज़दीक से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना वो न्यूक्लियस के पास आएंगे उतना वो फोर्स ऑफ रिपल्शन, न्यूक्लियस उसको रिपेल करेगी। क्यों? न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो दे गेट डिफ्लेक्टेड। यदि पॉजिटिव चार्ज एटम में थ्रू आउट फैला होता जैसा कि थॉमसन ने कहा था, तो अल्फा पार्टिकल हर जगह से डिफ्लेक्ट होने थे, वो कहीं से भी पास होते, वहीं पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता और उसको वो डिफ्लेक्ट करता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
अल्फा पार्टिकल्स तभी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं जब वो थोड़ा सा न्यूक्लियस के नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं. एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, almost 1 in 20,000, it bounced back. That is, it was deflected by nearly 180 degree. और 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा, now this is very small number, right? 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि जो ऐसे ज़्यादा था एंड इट डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इसी रास्ते से वापस डिफ्लेक्ट हो गया वो, इट गॉट डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री. इसका क्या मतलब है कि ये बिल्कुल सीधा उस जहाँ पर उस एटम की न्यूक्लियस रही होगी, ये सीधा उधर ही उसी पाथ पर चल रहा है. ये यदि न्यूक्लियस है तो ये उसी पाथ पर चलने की कोशिश कर रहा है. और ऐसे में फोर्स ऑफ रिपल्शन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है. इतना लगता है कि इस फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को धीरे 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 वो स्लो डाउन करता है, रुकता है एक पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल और फिर डिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है. So calculations by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom. एक एटम की रेडियस न्यूक्लियस की एटम से करीब करीब 10⁵ यानी 1 लाख टाइम्स ज़्यादा होती है. एटम का जो साइज है, जो रेडियस है, वो 10⁻⁻10 मीटर्स में. न्यूक्लियस की जो साइज, जो रेडियस है, वो 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होती है. तो इसके लिए 10⁻⁻10 मीटर, इस यूनिट को हम एटॉमिक स्केल पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं एंड वी कॉल दिस एन आंगस्ट्रॉम. और 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज कॉल्ड फर्मी एंड इट इज़ यूज टू मेजर द साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट की खास बात यह है कि इससे पहले हमें ये नहीं पता था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होती है. इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से बात निकल के आई कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा का सारा उसका मास, इट लाइज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम इन द मिडल ऑफ द एटम. इसका सारा का सारा मास ऑलमोस्ट और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी बॉडी के अंदर कंसंट्रेटेड है विच लाइज इन द सेंटर इन द मिडल ऑफ द एटम. और इसी चीज़ को न्यूक्लियस नाम दिया गया. इसी को आपने न्यूक्लियस ऑफ द एटम कहा. सो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में एक बड़ा भारी सा ये फर्क है कि थॉमसन कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो एटम के अंदर है लेकिन वो डिफ्यूज्ड है थ्रू आउट. रदरफोर्ड कहते हैं नहीं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिफ्यूज नहीं है थ्रू आउट, वो एटम के सेंटर के अंदर किसी बॉडी के अंदर कंसंट्रेटेड है और उस बॉडी को ही न्यूक्लियस नाम दिया गया. वन मोर थिंग, नेक्स्ट क्लास 12th में ये चैप्टर आपके पास फिजिक्स में आएगा और वहाँ पर ये थोड़ा सा और ज़्यादा मैथमेटिकल होगा. उधर आप ये कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप पढ़ेंगे कि कितना नज़दीक तक वो न्यूक्लियस के आसपास आता है. तो जब आप क्लास 11th में बहुत ही सॉलिड अंडरस्टैंडिंग इस कंसेप्ट के लेकर जाएँ, ये रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये चीज़ें आपके पास क्लास 12th फिजिक्स में फिर से रिपीट होंगी. So now, based on this experiment, Rutherford proposed another model for the atom, which is called also known as planetary model of the atom. So Rutherford कहते हैं कि atom is two parts, दो हिस्से हैं जी एटम के, एक उसका न्यूक्लियस है और एक उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है. So almost all the mass of the atom and the entire positive charge of the atom is concentrated in a small part of the atom. एटम का almost सारा का सारा मास, नॉट द एंटायर मास, क्यों? क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं, बट एंटायर ऑलमोस्ट मास एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम का इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम. एटम के एक छोटे से हिस्से के अंदर कंसंट्रेटेड है और उस छोटे से पार्ट को आपने नाम दिया न्यूक्लियस. सो इट मीन्स ऑल द प्रोटॉन्स रिसाइड इन द न्यूक्लियस, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम एज सजेस्टेड बाय थॉमसन. तो जैसा कि थॉमसन भाई कहते थे कि पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है. एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज उसके बीचों बीच न्यूक्लियस नाम की बॉडी के अंदर होता है. और इलेक्ट्रॉन्स का क्या? दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ बाहर गोल गोल चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर
पाथ्स में घूमते हैं जिनको आप ऑर्बिट्स कहते हो, जैसे कि सोलर सिस्टम में सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं, और यही कारण है कि इसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम भी नाम दिया। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एम्बेडेड एज सजेस्टेड बाय थॉमसन। थॉमसन जैसा कहते थे कि वो वाटरमेलन मॉडल है या प्लम पडिंग मॉडल है, तो उसमें तरबूज के बीज जैसे होते हैं अपनी जगह पे फिक्स्ड, वैसे इलेक्ट्रॉन्स सिचुएटेड है। नहीं, वैसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो दैट द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम में, उतने ही उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, जिससे कि जितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतने ही यूनिट्स न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और दोनों क्योंकि एटम के अंदर ही हैं, तो एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमने लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि सन का ग्रेविटेशन फोर्स सन और प्लैनेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, वो उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और ड्यू टू दैट ग्रेविटेशन सम सेंट्रीपिटल फोर्स कम्स इनटू प्ले। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे आपने फिजिक्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनमें से एक है। तो रदरफोर्ड का यदि आप एटॉमिक मॉडल देखें तो करीब करीब इस तरह का है कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट है, जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। और इस न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमने लग रहे हैं, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है सपोज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है सपोज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है सपोज, ठीक। तो जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर। उसी तरह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। वहाँ पर M1 M2 मासेस होते थे, जो ग्रेविटेशन है दैट इज ड्यू टू मासेस पोजेस्ड बाय द टू बॉडीज, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज ड्यू टू चार्ज ऑन द टू बॉडीज। वहाँ पर जो कांस्टेंट होता था दैट वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम, that will be the constant, and r is distance between the two particles। और आप आगे चल के पढ़ेंगे राइट कि यही जो आपके पास फोर्स है, यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, दैट विल बी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और इसका यूज़ करके फिर हम और काफ़ी सारी चीज़ें निकालेंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ग्रेजुअली क्लास 12th में और बोर्स मॉडल की तरफ आते आते भी क्लास 11th में ही एटॉमिक मॉडल इज गोइंग टू बी क्वाइट मैथमेटिकल। बट जस्ट टू समराइज इन ए नटशेल, Rutherford's atomic model, it is also known as planetary model of the atom, or according to this an atom has two parts, one nucleus and one is extra nuclear part। so nucleus के अंदर वहाँ पर protons और neutrons हैं, and because all the protons are inside the nucleus, so the entire positive charge of the atom resides inside the nucleus, and protons and neutrons are quite heavy in comparison to electrons, so almost entire mass of the atom resides inside the nucleus, और electrons जो हैं वो they revolve around the nucleus in fixed circular paths और orbits। अब कुछ भाई लोग हो सकता है क्वेश्चन उठाएं कि अच्छा यहाँ तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ पर अभी एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लगा है? क्यों? क्योंकि अभी हमें ये सारी बातें नहीं पता है, ये आगे चल के आएंगी। कितने ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर बातें आगे चल के होंगी। सो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल,
So according to electromagnetic theory of Maxwell, charged particles when accelerated should emit electromagnetic radiation. So the radius should shrink and the atom should collapse within 10 raised to the power minus 8 सेकेंड. तो इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो यदि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में इवन इफ इट मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, लेकिन ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, और आप लोग जानते हैं सर्कुलर पाथ इज एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सलरेटेड मोशन. वाई? क्योंकि सर्कुलर पाथ पर जो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट, और जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शनल कंपोनेंट है दैट इज टेंजेंशियल. So at this instant the direction vector arrow will be here, say v1 is this point, it will be here v2, at this point v3 here, at this point this is here v4. So when an electron revolves around the nucleus, so two things are important here. First, that electron is a charged particle, and second, it is moving in a circular path, and circular path is an example of an accelerated motion. तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक एक्सलरेटेड मोशन दिखाता है. एंड मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सलरेटेड मोशन दिखाएगा तो इट शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो उसमें से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या ईएम रेडिएशंस निकलेंगे, और रेडिएशंस निकलेंगे तो उसकी एनर्जी कम होगी. एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन, जितना उसकी एनर्जी कम होगी उतना वो न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा. अभी सपोज कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, जैसे जैसे सर्कुलर मोशन दिखाएगा इसमें से ऐसे 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 ये रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, और जितने इसमें से रेडिएशंस एमिट होते जाएंगे उतनी इसकी खुद की एनर्जी कम होती जाएगी, एंड अल्टीमेटली नज़दीक आते 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 ये न्यूक्लियस के अंदर आ गिरेगा. एंड इन दिस केस द एटम शुड कोलैप्स विद इन 10 रेज टू द पावर माइनस 8 सेकेंड, राइट. सो विद इन 10 नैनो सेकेंड्स द एटम वुड कोलैप्स. और आप जानते हो एटम का जो साइज है, वो न्यूक्लियस का जो साइज है वो ओवरऑल एटम के साइज से ऑलमोस्ट 100,000 1 लाख टाइम उससे वो छोटा है. तो एटम का जो साइज है, यदि वो कोलैप्स हो जाए, यदि सारे इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएं, तो बाहर का जो सारे शेल्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, अंदर सिर्फ न्यूक्लियस बचेगी, वही एटम बन जाएगी. यदि ऐसा होता तो, ऐसा होता नहीं है, बट यदि ऐसा होता तो एटम के कोलैप्स होते ही जो इफेक्टिव उसका साइज है वो ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स छोटा हो जाता, एटम कोलैप्स हो जाता. एटम जैसा हम जानते हैं वैसा रहता ही नहीं. बट हम जानते हैं कि हमारे आसपास के जो एटम्स हैं वो स्टेबल हैं, हमारे आसपास की चीज़ें स्टेबल हैं, एटम्स कोलैप्स नहीं हो रहे हैं. रदरफोर्ड भाई के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था. सेकंड, इट डजंट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के आसपास वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं. ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से अरेंज्ड हैं इस सवाल का जवाब नहीं था. उनकी एनर्जीज कितनी होंगी इस सवाल का जवाब नहीं था. और एटम्स के जो स्पेक्ट्राज, एटॉमिक स्पेक्ट्राज वगैरह का भी कोई एक्सप्लेनेशन इस मॉडल के थ्रू नहीं है. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के थ्रू आप एटॉमिक स्पेक्ट्राज को नहीं समझा पाते. अब क्या है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम एक डिफरेंट सेशन में बढ़ेंगे. बट आप यूँ समझिएगा कि जैसे ह्यूमन बींग्स के फिंगरप्रिंट्स होते हैं जिससे आप अलग अलग आदमियों को पहचान सकते हैं, राइट, इसी तरह जो एटॉमिक स्पेक्ट्रास हैं दे आर काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट्स. इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ही आप पहचान लेंगे कि ये रेडिएशन कौन से एटम से निकल के आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बैठ के बात कहते हैं कि अच्छा सन के अंदर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और इतने इतने अमाउंट में ये एलिमेंट्स हैं. या यहाँ से हम बैठ के कहते हैं ओ वो वाला प्लेनेट, अरे उसमें तो ये एलिमेंट्स हैं, उसकी ये कंपोजिशन है. हमें कैसे पता, हम गए तो नहीं है वहाँ पर, हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर किसी दूसरे स्टार पर गए तो नहीं है, और हम यहाँ से बैठे बैठे हम उनकी कंपोजिशन बताने लग रहे हैं. हाउ इज इट इवन पॉसिबल? क्योंकि वहाँ से लाइट हम तक आ रही है, और जो लाइट आ रही है उसका हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं.
और एटॉमिक स्पेक्ट्रा दे आर फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स, वहाँ से हमें देख के पता चलता है कि अच्छा इस तरह का स्पेक्ट्रा है तो वहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 3 में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड तक के एटॉमिक मॉडल सिंपल हैं, लेकिन जब बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात होगी तो बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो कंसेप्ट है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ये क्या फिनोमिनन है जिनकी एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से नहीं आती, लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल उनको एक्सप्लेन करता है, उन फिनोमिनन्स को, उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करता है। So before we go there, let's see a couple of questions. So in Rutherford's experiment, generally the thin foil of heavy atom like gold, platinum, etc. have been used to be bombarded by the alpha particles. हाँ, हमने पढ़ा गोल्ड फॉइल आपने यूज़ की है, ऐसे कोई आप और किसी दूसरे हैवी मेटल की फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। So if the thin foil of light atoms like aluminium etc. is used, then what difference would be observed from the above results? तो यदि आप कोई लाइटर एलिमेंट यूज़ करें, कोई लाइटर आयरन के फॉइल यूज़ करें, किसी ऐसे एल्यूमिनियम की, किसी और हल्के एलिमेंट के फॉइल यूज़ करें तो क्या होगा? रिजल्ट्स तो ऐसे ही मिलेंगे उस केस में भी आपको, वही 3 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, कुछ ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत ही कम, ऑलमोस्ट जैसे गोल्ड के केस में 20,000 में से ऑलमोस्ट एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है दैट गो डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तो ओवरऑल पैटर्न एक्सपेरिमेंट का यदि आप कोई दूसरा लाइटर मेटल फॉइल यूज़ करते हैं तो ऐसा ही रहेगा, इसी तरह की ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, लेकिन लाइटर एलिमेंट की जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होगा तो अल्फा पार्टिकल के साथ उसके रिपल्सिव फोर्सेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। जितनी हैवी मेटल की न्यूक्लियस आप यूज़ करेंगे उतना उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। ज़्यादा प्रोटॉन का मतलब है स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ रिपल्शन वहाँ पर आएंगे और वो अल्फा पार्टिकल को ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे। लाइटर मेटल यदि आप यूज़ करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस थोड़े से वीकर होंगे, तो डिफ्लेक्शन तो नज़र आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बट ओवरऑल रिजल्ट्स उसी तरह के रहेंगे। नाउ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, दीज टू टर्म्स। सो एटॉमिक नंबर, इसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 2, लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर 3, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर 6। एंड मास नंबर, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो टोटल जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उनको ऐड कर दें आप तो दैट विल बी मास नंबर। एंड एलिमेंट्स एटम और न्यूक्लियस दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स, सपोज उसका जो भी सिंबल है, हाइड्रोजन के लिए एच, यदि मेरे को हाइड्रोजन लिखना है यहाँ पर तो दैट विल बी, सिंबल विल बी एच। हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, क्योंकि जो नॉर्मल आपके पास हाइड्रोजन, इसको आप प्रोटियम बोलते हैं, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है। हाँ, हैवी हाइड्रोजन की यदि आप बात करें, जिसको ड्यूटेरियम भी आप बोलते हो, तो उसमें एटॉमिक नंबर इज 1, मास नंबर विल बी 2। या आप ट्राइटियम की यदि आप बात करें तो एटॉमिक नंबर इज 1, मास नंबर इज 3। ऐसे कार्बन की यदि आप बात करें, कार्बन 12 सो 6, कार्बन 14 6 14, it means their atomic number is same, they have same number of protons, they have same number of electrons, and this 14, this is number of protons plus number of neutrons। तो यदि आपसे कोई पूछे कि किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, नीचे यहाँ पे जो नंबर लिखा दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स, a माइनस जी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू a माइनस जी, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये जो आपके पास चैप्टर है, छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं, ये आपके स्कूल एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, एंट्रेंस में भी घूम फिर के आ ही जाते हैं, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल से भी हम करके देखेंगे। बट ये अंडरलाइन कंसेप्ट्स आपके बड़े सिंपल क्लियर होने चाहिए फंडे,
कि एटॉमिक नंबर जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. सो दिस Z और दिस Z, this provides you the number of protons as well as the number of electrons. मास नंबर में से यदि आप ये एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे A minus Z, that gives you the number of neutrons. So say for example calculate the number of protons, neutrons and electrons in this. So Br 35 80 ब्रोमाइन की यहाँ पे बात हो रही है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इतने ही हैं 35. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 35. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे 35. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 80 माइनस 35, 80 माइनस 35. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, राइट. एंड हाउ मच दिस शुड बी 45. Okay, let's go to the next question. The number of electrons, protons and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol to this species. Okay, species means chemical species. Chemical species can be an atom, it can be an ion. So let's see. Number of electrons are equal to, so respectively मतलब जो पहला नंबर है वो फर्स्ट टर्म के साथ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं यहाँ पे 18, प्रोटॉन यहाँ पे आपके पास हैं 16, न्यूट्रॉन आपके पास हैं 16. सो सबसे पहले तो जब आप प्रॉपर सिंबल इसको असाइन करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें कितने हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग जो आप सबसे पहले देखें, दैट इज 16 प्रोटॉन्स हैं जी इसमें. 16 प्रोटॉन्स किस में होते हैं, किसकी न्यूक्लियस में होते हैं. एटॉमिक नंबर किसका 16 है, सल्फर का. तो ये आपके पास एटम तो बनेगा सल्फर का, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं कितने 16. ओके, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स भी 16 है. तो मास नंबर कितना आएगा, तो एटॉमिक नंबर आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज 16, mass number, number of protons plus number of neutrons, 16 plus 16 that is 32. 32 पर आ गया यहाँ पे मास नंबर, एटॉमिक नंबर, और एलिमेंट अपने को पता चल गया कि एटॉमिक नंबर इज 16, सो एलिमेंट इज सल्फर. बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18. अब यदि ये न्यूट्रल एटम होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 16 होते नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है. टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो वो जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे अपने साथ. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तो 2 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज, n एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो तो n यूनिट्स नेगेटिव चार्ज. सो दिस स्पीशीज इज सल्फाइड आयन. सो दैट इज वाई योर बुक यूजेस द टर्म स्पीशीज हियर. वो एटम नहीं लिखा उन्होंने क्योंकि ये एटम नहीं है, इस बार ये चार्ज्ड है. एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सो दे यूज दिस वर्ड स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज फॉर इट. how many neutrons and protons are in each of the following nuclei. ओके, सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पूछे हैं, तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन्स आपके पास होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर. एटॉमिक नंबर कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे. तो इधर 6 कार्बन के लिए 6, ऑक्सीजन के लिए 8, मैग्नीशियम के लिए 12, आयरन के लिए 26 और स्ट्रोंशियम के लिए 38. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. सो 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 7, 16 minus 8, right, or I should rather write it instead of using this 13 minus 6, that will be 7, 16 minus 8, that will be 8, 24 minus 12, that will be 12, 56 minus 26, that will be 30, and 88 minus 38, so that should be 50.
सो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे जाएँ तो नीचे जो आपको एटॉमिक नंबर दिख रहा है उतना ही होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे जाएँ तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर यानी टॉप नंबर में से बॉटम वाला जो नंबर है वो माइनस कर दें, वी विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेते तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ओके जी, सो नाउ write complete symbol for an atom with the given atomic number Z and atomic mass. Okay, so here this atomic number Z is 17. So atomic number Z is equal to what? Number of protons, that is 17. और यहीं से आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई होता है। न्यूक्लियस की जो पहचान है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से होती है, एटॉमिक नंबर से होती है। किन्हीं दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं होंगे। जैसे आपका पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, उसी तरह एलिमेंट्स के लिए उनका एटॉमिक नंबर है। किन्हीं दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा। मास नंबर सेम हो सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के केस में, कार्बन 14 है, नाइट्रोजन 14 है, इट्स कॉमन, ऐसा होता है। लेकिन एटॉमिक नंबर किन्हीं दो अलग अलग एलिमेंट्स का सेम नहीं होगा। एटॉमिक नंबर उसका काइंड ऑफ आधार नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, राइट। सो वहाँ से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 17 जो एटॉमिक नंबर है वो क्लोरीन का है, सो सिंबल आप यहाँ पर असाइन करेंगे Cl। और एटॉमिक नंबर आप कहाँ लिखते हैं? एटॉमिक नंबर आप लिखते हैं यहाँ 17। और मास नंबर कितना है यहाँ पे? 35। चिपका दो यार 35, दैट्स इट, बन गया क्लोरीन का एटम। सेकेंड केस में एटॉमिक नंबर दिस इज 92 इज फॉर यूरेनियम। सो सेकेंड केस में आपको उसका एटॉमिक नंबर यानी कि उसका आधार कार्ड नंबर दिया है। आधार कार्ड नंबर से आपने उसको पहचान किया कि अरे 92 ये तो यूरेनियम है। और एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं आप? इधर यहाँ पे, राइट, टुवर्ड्स बॉटम लेफ्ट हैंड साइड। एंड मास नंबर ए वो कहाँ पे जाएगा? टुवर्ड्स टॉप लेफ्ट हैंड साइड, 233। सो ये यूरेनियम बन गया आपके पास। ओके, थर्ड एटॉमिक नंबर इज 4। 4 किसका एटॉमिक नंबर होता है? 4 आपके पास होता है Be, बेरिलियम। ओके, एटॉमिक नंबर इज 4, यहाँ लिखा आपने। मास नंबर इज 9। इस बार इलेक्ट्रॉन्स का कोई पंगा नहीं है, आपको अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए गए हैं। सो ये न्यूट्रल एटम्स हैं, तो कोई चार्ज वगैरह का इसमें कोई फंडा नहीं आपको यूज़ करना पड़ा। एटम एज एन होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। An element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. Okay, बहुत हो गई छोटे छोटे शब्दों में बातें। अब थोड़ा सा और प्रॉब्लम का लेवल सब करते हैं। An element with mass number 81. Okay, so what is this? This is mass number 81 A. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर आपके पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितना है ये? 81 है। तो आप लोग जानते हैं कि जो वर्बल स्टेटमेंट्स है, जस्ट ट्रांसलेट देम टू इक्वेशंस। सो दिस कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन से 31.7% ज़्यादा हैं। ओके, तो कैसे इसकी इक्वेशन बनेगी? सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 31.7%, 31.7% extra, right? More, so plus 31.7% of what? Of number of protons. तो यदि आपको पहले मैं कंप्लीट एक बार इसको एल्जेब्रिकली सोल्व करके दिखाता हूँ और उसके बाद इसका एक शॉर्टकट देखेंगे। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉमन, 1 प्लस 31.7%. Means you just divided by 100, right? And this is your NP into 1 plus 0.317. So that is 1.317 number of protons. So number of neutrons is equal to 1.317 NP.
तो सीधे सीधे यदि आपको कभी ऐसे दिया जाए कि कोई एक सब्सटेंस दूसरे का इतने % मोर है, तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो ऐसे में यहाँ पे जब कि किसी भी कोई व्हेन सेकंड सब्सटेंस इज x% मोर ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस, सो जस्ट ऐड दिस वट एवर फ्रैक्शन यू गेट टू 1, इसको 1 में ऐड कर दें आप। तो 31.7% मोर है तो 1.317 बन जाएगा, टाइम्स हो जाएगा। और ये रिजल्ट आता कैसे है? ये रिजल्ट ऐसे आता है, आप 6th-7th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इसको इस तरीके से करेंगे पूरा कंप्लीट, बट अब आप क्लास 11th की तरफ हैं, क्लास 12th की तरफ हैं, राइट। तो इतना आपके पास टाइम नहीं होता है, ये थोड़े बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आने चाहिए। तो जब कभी भी x% फालतू दे रखा हो तो इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करें। नाउ थिंग्स आर सिंपल, सो वी विल यूज दिस पार्ट, राइट। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 1.317 NP प्लस जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले वाले हैं वो तो हैं ही है, और टोटल मास नंबर इज 81। सो 2.317 NP इज इक्वल टू 81, number of protons is equal to 81 by 2.317, right. So when you divide 81 by 2.317 you will get 34.958, okay. So we can roughly round off it to 35. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास हैं 35, मास नंबर कितना था 81, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आप जानते हैं, A इज इक्वल टू NP प्लस NN। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है, सो दैट विल बी A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। क्योंकि A मास नंबर आपके पास इन दोनों का सम है, तो यदि आपको सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप उधर ट्रांसपोज कर देंगे। आप जानते हैं मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब आपको पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करना है, ए मास नंबर भी आपको पता है, तो नो दिस इज योर अननोन क्वांटिटी। सो इसको आप उधर ट्रांसपोज करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस NP, दैट विल बी 85 माइनस 35, correct, and that should be around your 11 minus 5, 6 and 4. और ये आपके पास एलिमेंट क्या बन जाएगा, 35 एटॉमिक नंबर है, सो Br 35 and 46. So this is the atomic symbol. Let's see one more problem. An ion with mass number 37. Okay. See, be careful here. This is ion. This time, this is not an atom. This is an ion. So charges are involved here. With mass number 37. Okay. So mass number आप लोग जानते हैं capital A. Number of protons plus number of neutrons is equal to 37. आपने लाइन पढ़ी और आपको बात समझ में आ गई कि मैथमेटिकली इसको ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आ रही है। उसने कहा मास नंबर 37, हम समझ गए, अच्छा ओ मास नंबर, इसका मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो सम है दैट इज 37, एंड इट पोजेसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। आयन है तो उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, कितना चार्ज है 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ओके। 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक फालतू इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जो भी आपका एटॉमिक नंबर निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन उससे एक एक्स्ट्रा है। If the ion contains 11.1% more neutron than electrons, then find the symbol of the ion. Okay, समझ गए हम। तो पहली बात तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक फालतू है। वो इंग्लिश में बात करेगा
राइट, वो आपको वर्बल स्टेटमेंट्स देगा क्वेश्चन में, आपको उसको मैथ्स में इंटरप्रेट करना है, मैथ्स में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश हिंदी जो भी, या कोई रीजनल लैंग्वेज जिसमें भी आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है, सॉरी। तो आई मीन, so whatever verbal statement is provided to you, so extract the data out of it, convert it into some kind of equation. If the ion contains 11.1% more neutrons than the electrons, okay, so now it comes to another equation, number of neutrons is equal to 11.1% more. अभी पीछे हमने इक्वेशन पढ़ी थी, राइट, तो उसको हम कैसे कहेंगे, 1, ये 1 तो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ से 1 निकल के आता है, टाइम्स, राइट, फिर ये डेसिमल यहाँ पर आपने रखा, और 11.1% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट होता है, परसेंट का मतलब है 100 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट दो स्टेप्स आगे जाएगा, तो 1 1 1 1 1 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So the ion contains 11.1% more neutrons than the number of electrons. इतने हो गए, ओके. तो जी इसको मैं ऐसे भी तो लिखता हूँ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज Np+1, सो दिस इज 1.111. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन +1. ये मेरे पास बन जाएगा है 1.111 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 1.111 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ मैं तो वही रहना है 1.111. दैट्स इट. आ रही है यहाँ तक बात समझ में? एंड दिस इज इक्वल टू टोटल जो आपके पास आयन का मास नंबर है दैट इज 37. ओके, तो इसका मतलब इन वैल्यूज़ को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें. ओके, सो इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर दें. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ही, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम यहाँ से निकाल के ला रहे हैं, ये वैल्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की थी हमारे पास, जस्ट ब्रिंग इट हियर 1.111 Np प्लस 1.111 and this sum of number of protons plus number of neutrons should be 37 as per the given equation. तो इसको यदि आप देखें तो आपके पास टोटल हो जाएगा 2.111 Np, इस पोर्शन को यदि आप लें तो, राइट. सो 1.111 Np है, इसमें एक Np और ऐड करेंगे तो 2.111 Np इज इक्वल टू 37, ये उधर जाएगा तो माइनस 1.111. It implies that number of protons is equal to 37 minus 1.111, that will be 35.889 to be divided by 2.111. ये डिवीजन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 17. अब फाइंड द सिंबल ऑफ द आयन. नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया, आधार कार्ड पता चल गया आपको, उसका आधार नंबर है आपके पास, बन गई बात. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 प्रोटॉन्स होते हैं क्लोरीन में, तो सिंबल हो जाएगा Cl. यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखेंगे 17, मास नंबर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 37, और आयन है कितना नेगेटिव चार्ज है उस पर, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है. सो दिस इज योर क्लोराइड आयन, दिस इज सिंबल ऑफ दिस आयन. एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, मास नंबर 37 गिवन था, चार्ज मेंशन्ड है क्वेश्चन में, इट कैरीज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. सो क्लोराइड आयंस with atomic number 17 and mass number 37. This is the required ion symbol. So one more question of this type. An ion with mass number 56 contains 3 units of positive charge. Okay. अभी क्या क्या गिवन है यहाँ पे, मास नंबर 56, मास नंबर होता था A, क्या होता था वो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितना है वो 56. कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे.
एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो बंदा 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बैठा है। ओके फाइन। एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। इस बार आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज़्यादा हैं। ओके, एंड assign the symbol to the sign, so it's going to be simple। मान लीजिए आपने कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो से E है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इस बार कितने होंगे, क्योंकि 3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है, 3 तो न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है उससे 3 फालतू हैं। यू हैव 3 मोर protons than the number of electrons, that's why you have 3 units of positive charge developed there। okay, and number of neutron कितना है, 30.4% more than electrons। okay, so 1.304 number of electrons। आई कहानी समझ में आई? वही शॉर्टकट जो हमने पीछे पढ़ा था, राइट। 30.4% एक्स्ट्रा है, तो परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल पॉइंट चला जाएगा तुम्हारा टुवर्ड्स लेफ्ट 2 प्लेसेस। सो 1 जो आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो, और ये 30.4% बन गया 0.304। बस अब तो कोई बात ही नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1.304 टाइम्स number of electrons, or just you can call it, let me be consistent, Ne and Ne and Ne, and this comes out to be 56। अब आप इसको इसका मतलब ऐड करें तो 2.304 Ne इज इक्वल टू, इस 3 को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, इधर ऐड हो रहा है उधर जाएगा तो माइनस होगा, 56 माइनस 3 दैट विल बी 53। so number of electrons will be 53 by 2.304। इसको आप सोल्व करेंगे तो 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स आपके पास हैं, इलेक्ट्रॉन्स 23 हैं, प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 3 ज़्यादा, तो 23 प्लस 3 दैट विल बी 26। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जरूरत तो नहीं अपने को उनकी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 26, तो उस एटम का आधार कार्ड नंबर है 26 भैया आधार कार्ड नंबर होता है आयरन का। सो सिंबल इज Fe। आपको सिंबल याद है तो एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा, एटॉमिक नंबर पता है, आधार कार्ड नंबर पता है, तो आप आदमी पहचान लोगे, आप केमिस्ट्री की दुनिया में एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लोगे। 26 मास नंबर प्रोवाइडेड है 56, यहाँ चिपका दो। और चार्ज कितना है, 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 3 प्लस, ये आपके पास आयन बन गया। उसके बाद कुछ और टर्म्स हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर। बात तो समझ में आने वाली है, यदि सेम एलिमेंट्स है तो एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर इज फिक्स्ड। सो फॉर सेम आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनका अलग अलग एटॉमिक मास है। फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 तरह के आइसोटोप्स आपने देखे, सो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका सेम ही है 666। तो अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि आप देखोगे तो 6 हैं, इसमें 7 है, इसमें 8 है। सो दिस इज बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। सो आइसोटोप्स में क्या हुआ, आइसोटोप्स में मास अलग अलग है। क्यों मास अलग अलग है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उन एटम्स में अलग अलग होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेंगी, क्यों, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज आर गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी एक जैसी होगी, वैलेंसी भी एक जैसी होगी, और केमिकल रिएक्शंस भी एक जैसी होंगी।
So have same number of protons in nucleus but different number of neutrons. So they have same number of electrons, मतलब same number of electrons का मतलब है कि एक जैसी वैलेंसी, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन सबको, इन तीनों को यदि आप रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से तो ये तीनों ही, भले कार्बन 12 हो, 13 हो, 14 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सारे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग हैं, इस बार एलिमेंट्स अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है, कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। सो कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 14 7। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं, आधार कार्ड नंबर अलग अलग है, तो बंदा तो सेम नहीं हो सकता, आधार कार्ड नंबर अलग है तो आदमी अलग ही होगा। केमिस्ट्री की दुनिया में एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है तो एलिमेंट्स अलग होंगे, हाँ मास नंबर इनके सेम हो सकते हैं। सो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, तो डिफरेंट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिफरेंट वैलेंसीज होंगी, तो अलग अलग तरीके से वो रिएक्ट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग होगी। Similarly, there are two more terms, isotones and isoelectronic species. Isotones, they are atoms of different elements having the same number of neutrons. So, for example, carbon 14 and oxygen 14. So, carbon 14, कार्बन का एटॉमिक नंबर आप जानते हो 6, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते थे हम निकालते थे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 14 माइनस 6 दैट इज 8, 16 माइनस 8 ऑक्सीजन के लिए दैट इज 8। तो कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 दे बोथ हैव सेम और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। इस तरह के स्पीशीज को हम आइसोटोन्स बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बहुत पूछते हैं आपसे। सो केमिकल स्पीशीज, और स्पीशीज का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल, साइंस कुछ भी होंगे वो, दे हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बराबर हो, दैट इज वाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मीन्स सिमिलर, इलेक्ट्रॉनिक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक समान हो, एक बराबर हो, एक जैसे हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दैट इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इजी। सोडियम, पहले तो इनके एटॉमिक नंबर लिख लो आप यहाँ पे। सोडियम में कितने होते हैं? 11। पोटेशियम कितना होता है? 19। मैग्नीशियम कितना होता है? 12। कैल्शियम कितना होता है? 20। सल्फर कितना होता है? 16। आर्गन कितना होता है? 18। ये न्यूट्रल एटम्स की बात है। ओके जी। अब यहाँ पे इस केस में चार्ज देख लो, इनका चार्ज कितना है? क्यू चार्ज कितना चार्ज है यहाँ पे? +1, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ओके, +1। पोटेशियम पे कितना चार्ज है? +1। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है? +2। कैल्शियम पे कितना चार्ज है? +2। सल्फर पे कितना है? -2। आर्गन पे कितना है? 0। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सोचना। इस सोडियम पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? व्हेन सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन, when a substance loses electrons तो पॉजिटिव चार्ज, when a substance gains electrons तो नेगेटिव चार्ज। तो इस सोडियम पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो इस केस में Na+ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास? 10। पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करने से आता है। तो 11 न्यूट्रल सोडियम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इट हैज लॉस्ट दिस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। पोटेशियम K+, राइट, पोटेशियम आयन। सो न्यूट्रल पोटेशियम एटम हैज 19 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स एटॉमिक नंबर इज 19। इट हैज 1 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज कर दिया, 18। Mg2+, न्यूट्रल मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन इसके पास 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम 2+, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैल्शियम आयन है, 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं, तो 20 - 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इस बार इस भाई ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रखे हैं, तो
ओरिजिनल इसके पास 16 थे, 2 इसने एक्स्ट्रा लिए हैं। नेगेटिव चार्ज के केस में ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उल्टा है ये, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करने हैं, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। तो 16 + 2 हो जाएगा इस केस में 18। आर्गन न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं है, ना कुछ गेन किया ना लूज किया, सो जस्ट 18। अब आप देखो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन से हैं, किन किन के इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, ये और ये। सो Na+ और Mg2+, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा सेट आपको इन 18 वाला मिल रहा है, ये इन सब में बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन कौन से हैं ये, K+ और Ca2+ और S2- एंड आर्गन। ठीक है जी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, ये कैटाइंस भी हो सकते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, ये एनाइंस भी हो सकते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, और ये न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं। स्पीशीज़ में सारे कवर्ड हो जाते हैं। तो ये जो आपको लिस्ट दी गई है यहाँ पे 6 स्पीशीज़ की, तो इसमें 2 आपके पास ये अलग तरह के हो गए, सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन विच हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच, और ये आपके पास एक सेकेंड लिस्ट आ गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की, जिनमें हर एक के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स थे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो इस चैप्टर में हमने यहाँ पर अभी पढ़ा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इससे नेक्स्ट सीरीज में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिससे हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल समझने लायक बने। तो बोहर्स मॉडल को समझने के लिए आपको उससे पहले कुछ बैकग्राउंड समझना जरूरी होगा। सो इन पार्ट 3 we'll study about some concepts of atomic spectra, black body radiation, photoelectric effect, and then we'll move to Bohr's atomic model. So thank you, see you soon.